कि कुछ वायलेंस हुई है। उन वायलेंस की वजह से गल्फ के अंदर कुछ देशों ने या कुछ देशों के अंदर रहने वाले लोगों ने इंडिया के खिलाफ या इंडिया के प्रोडक्ट के खिलाफ बायकॉट करने का ट्रेंड करवाया। यानी लोगों ने इस प्रकार का एक ट्रेंड बनाया जिससे कि भारतीय प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए। क्या है ये पूरा मसला जिसके चलते हुए बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट ट्रेंड हुआ? भारत के प्रोडक्ट्स का विदेशों में विरोध क्यों हुआ? क्या हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई खराबी थी या फिर कोई और मसला था? मसला कुछ और था। और मसला क्या था, आज उसी के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने मैं जो अखबार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये समाचार पत्र आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये है दोहा न्यूज का। साथियों, दोहा न्यूज जो कि कतर का एक प्रतिष्ठित अखबार है, हम आपके साथ में उसकी न्यूज शेयर कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, दोहा न्यूज के अंदर हाल ही के अंदर ये न्यूज निकल करके आई कि एंटी मुस्लिम क्रैकडाउन इन आसाम ट्रिगर्ड बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट। यानी कि दोहा न्यूज के अंदर ये न्यूज जो बाहर निकल करके आई कि एंटी मुस्लिम क्रैकडाउन, यानी कि यहां से मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली जो घटनाएं हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है। एक मिनट, थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब था। हाँ, अब ठीक है। एंटी मुस्लिम क्रैकडाउन इन आसाम, यानी कि आसाम के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के मूड में लोगों ने इस प्रकार का काम चलाया। तो आज आप जानना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल आसाम में ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से कतर के अंदर इंडिया के खिलाफ बयानबाजी हुई या कतर में इंडिया के खिलाफ इस प्रकार का ट्रेंड करवाया गया, इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का ट्रेंड चलाया गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आसाम की ऐसी कौन सी घटना है। ठीक है, आसाम की घटना के बारे में अगर आपको याद हो तो हमारा मॉर्निंग में एक शो आता है, इसी चैनल पर आता है, रियल न्यूज एंड एनालिसिस के नाम से। तो 28 तारीख के दिन मैंने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक न्यूज का एनालिसिस सुनाया है आप लोगों को। अगर आप समय मिले तो इस न्यूज को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आसाम में भूमि का अतिक्रमण के कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। यह न्यूज मैंने 28 ऑफ सितंबर को आप लोगों को पढ़ाई हुई है। 28 ऑफ सितंबर को जो न्यूज मैंने पढ़ाई थी, असल में उसकी शुरुआत 20 सितंबर से हुई थी। यानी आसाम की एक घटना जो कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जा रही है। तो इस पूरे विषय में आसाम की उस घटना का जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कुछ अंतरराष्ट्रीय अखबारों को आपको यहां दिखा देना चाहता हूं, जिसमें से 30 सितंबर की घटना को आप यहां पर देख सकते हैं। दोहा टाइम्स को आपने देख ही लिया। इसी प्रकार से कुवैत जो कि एक गल्फ कंट्री है, यहां पर भी जो कानून के निर्माता हैं, यानी कि जो सांसद वगैरह लोग हैं, उन्होंने कंडेम किया है एट्रोसिटीज अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। इनका कहना है कि भारत के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ हो रही घटनाएं निंदनीय हैं, उनका इन्होंने यहां पर विरोध किया है। ऐसी स्थिति के अंदर भारत का क्या स्टैंड रहा? साथियों, यहां पर आफ्टर कतर एंड ओमान आसाम एविक्शन वायलेंस ट्रिगर्ड रिएक्शन इन कुवैत। तो कतर और ओमान के बाद कुवैत के अंदर भी साथियों इस चीज का विरोध हुआ। अब ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन इन बातों को बताने से पूर्व आपको कुछ बातें और यहां पर बता देना चाहते हैं और इन घटनाओं को एक एक करके आपको समझाना चाहते हैं क्यों ये सारी चर्चाएं बन करके आई। साथियों, असल में ये सारा विरोध कहां से शुरू होता है? अक्टूबर 1 यानी आज तक की अपडेटेड न्यूज में इन सारे देशों के अंदर भारत का विरोध क्यों हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार है ये वाली एक तस्वीर जिसे आप यहां देख रहे हैं। इस तस्वीर को हम यहां पर 3 फ्रेम में दिखा रहे हैं। इस फ्रेम से, इस पूरी एक तस्वीर के कारण पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, जिसके खिलाफ भारत ने भी, भारत की एम्बेसी ने भी बयान जारी करके कहा है कि ये डॉक्टर्ड न्यूज है, इन खबरों के ऊपर ना जाएं और इन खबरों की वजह से जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा क्रिएट ना करें। हम उस पूरी खबर का विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको न्यूज बता दी जाए, पहले बता दिया जाए कि किस विषय के बारे में विरोध हो रहा है। फिर आसाम की उस घटना को भी हम आपको दोबारा से बताएंगे। एक बार हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार बताएंगे और ये पूरी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि घटना क्या है, उसको भी हम बताते हैं। जैसा कि आप इसमें एक तस्वीर देख रहे हैं, एक व्यक्ति यहां पर जमीन पर लेटा पड़ा है, घायल है अथवा ये कुछ समय पश्चात मर गया। साथियों, यहां पर एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर कूद रहा है। यहां पर एक पुलिस वाला है जो इसे हटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन
इस घटना के पीछे की जो सारी कहानी है वहीं से सारा विवाद शुरू होता है। तस्वीर के ऊपर रिएक्शंस तो आने शुरू हुए, लेकिन तस्वीर से पहले की जो कहानी है वो अब आपको जान लेनी चाहिए। अब मैं एक एक करके सारी बातें आपको बताना शुरू करता हूं। साथियों, बात कुछ इस प्रकार से है कि आसाम के अंदर एक जिला है जिसका नाम है दरांग जिला। यह आसाम राज्य है और आसाम राज्य के अंदर दरांग जिला है और दरांग जिले के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है शिपझर। शिपझर नामक एक स्थान है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आसाम के मध्य में से होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। ब्रह्मपुत्र रिवर के नजदीक ही स्थित एक जगह है जिसका नाम है शिपझर। शिपझर नामक स्थान के ऊपर साथियों एक जगह बनी हुई है जो कि जानी जाती है धौलपुर के नाम से। तो देखिए, भारत के पूर्वोत्तर में एक राज्य हुआ आसाम, जो कि सबसे बड़ा राज्य है। उसके मध्य में से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है एक जिला जिसका नाम है डरांग। डरांग जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है शिपझर। शिपझर नामक जगह की यह घटना है जिसे आप चर्चा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर। क्या घटना है, तब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। असल में आपको यहां पर एक तस्वीर दिख रही है, जिस तस्वीर के अंदर देखकर लग रहा है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है लोगों को यहां से भगाने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया। फायर करने से 2 लोगों की जान चली गई। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा ही बेतरतीब तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इस माहौल में एक दृश्य ऐसा हुआ जिस दृश्य ने पूरी तरह से इस भावना को, इस घटना को बदल के रख दिया। जहां पुलिस ये सारी चीजें मैनेज कर रही है, यहां पर ये मीडिया कर्मी भगा हुआ जा रहा है। ये मीडिया कर्मी इन लोगों की तस्वीर लेने के लिए भगा हुआ जा रहा है। अचानक पीछे से एक व्यक्ति लाठी लेता हुआ भागता है उस मीडिया कर्मी को मारने के लिए। जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को पीटने के लिए वापस भागती है, तो ये मीडिया कर्मी जो कि डर से यहां से भाग रहा था, ये वाला भी उस व्यक्ति को वापस मारने के लिए दौड़ता है। यानी इस घटना को एक बार वापस से देखिए, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसके चक्कर में पूरा विवाद हो रखा है। देखिए, यहां पर आपको 2 गुट दिखाई पड़ रहे हैं। एक गुट में आपको दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस जो है वो लोगों को पीट रही है। तो पुलिस के द्वारा लोगों को क्यों पीटा जा रहा है उसके बारे में यहां देखिए। यहां पर आपको भगदड़ का सा माहौल दिख रहा है। पुलिस भाग रही है, जनता भाग रही है। एकदम बेतरतीब माहौल, कोई भी रोल मॉडल की तरीके से यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। असल में साथियों, यहां पर एक सरकारी जमीन है। उस सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस जब सरकारी जमीन को खाली कराने गई तो उस घटना को भी हम बताएंगे, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों ने पुलिस के खिलाफ बयान मारना पीटना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति आपको यहां दिख रहा है जो हाथ में लाठी लेकर के पुलिस को मारने के लिए भगा रहा है। पुलिस दौड़ती हुई भाग रही है और जो सरकारी मीडिया का कैमरामैन है वो भी डर के मारे वहां से भाग रहा है। लेकिन पुलिस की लाठी चार्ज से उस व्यक्ति को फिर चोट पहुंचाई गई। जब चोट पहुंचाई गई, क्योंकि पुलिस को मारने के लिए ये व्यक्ति आया था, तो ये कैमरामैन भी यहां पर उस व्यक्ति को मारने के लिए कूद पड़ा। पुलिस ने देखा, पुलिस ने इस व्यक्ति को, कैमरामैन को यहां से हटाया भी, और इस पूरी घटना की वजह से ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। अब समझाते हैं ये घटना थी क्या, क्यों ये घटना दिखी, जिसके चक्कर में एक ये तस्वीर भारत की इमेज को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए दुनिया में प्रसारित की गई। अब इस पूरे मसले को जानिए। मसला क्या था साथियों? मसला कुछ इस प्रकार से, थोड़ा इसकी ऐतिहासिक है, इस मसले के पीछे जो जानकारी है वो ऐतिहासिकता के साथ है। मैं आपको थोड़ी वो जानकारी भी देता हूं क्योंकि अभी अंतरराष्ट्रीय खबर बन चुकी है। बात है साथियों उस समय की जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देश बने। उन दोनों देश में से पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिन्हें आप लोगों ने 1905 में बदलते हुए देखा था, वेस्ट बंगाल और पूर्वी बंगाल, उसमें से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ चला गया। ध्यान से समझना एक एक बात को, ताकि आप भी इस चीज को रिलेट कर पाएं और भारत विरोधी जो बयानबाजी है उसमें आप खुद शरीक ना हो जाएं। इसलिए आप एक बार के लिए इन चीजों को समझने का प्रयास करिए, थोड़ा इतिहास के साथ जानते हुए आइए, तब तक फिर हम इस बात तक आज पहुंचेंगे। वेस्ट बंगाल और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जाकर के
बांग्लादेश कहलाया। साथियों, घटना कुछ इस प्रकार से है, ये बांग्लादेश असल में पूर्वी पाकिस्तान था जो धर्म के आधार पर बना था। कौन सा धर्म? इस्लामिक धर्म के आधार पर, यानी मुस्लिमों के लिए सेपरेट रूप से बनाया गया एक देश था। एक पाकिस्तान अपन ने अपने उत्तर में देखा हुआ है, वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। धर्म के आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना धर्म यानी राष्ट्र का धर्म माना, जबकि भारत ने अपना कोई धर्म नहीं माना था। ये जो बांग्लादेश है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इसमें भी मुस्लिम ही रहते थे, लेकिन उन मुस्लिमों में भी लड़ाइयां होती थी। किस बात की लड़ाइयां? लड़ाइयां इस बात की कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले मुस्लिम हैं, जो कि आज वर्तमान का पाकिस्तान है, वो अपने आप को सुपीरियर समझा करते थे, और जो पूर्वी पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, इन्हें बंगाली मुस्लिम कह के चिढ़ाया करते थे। यानी ये माना करते थे कि तुम बंगाली मुस्लिम हो, तुम असली मुस्लिम नहीं हो। अब ये असली नकली का भेद क्या होता है, ये आपसी मसला है। फिलहाल के लिए हम ये बताते हैं कि इस बांग्लादेश में, जो कि बाद में बना पूर्वी बंगाल में, या फिर पूर्वी पाकिस्तान ज्यादा उचित रहेगा, इस पूर्वी पाकिस्तान में जो कि मुस्लिम पॉपुलेटेड था, कभी भी इसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ना ही इसे कोई अच्छी जगह मिली, और यह पाकिस्तान में होने के बावजूद भी एक प्रकार से हाशिए पे ही रहा। ऐसी स्थिति में यहां पर उपस्थित मुस्लिमों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह बात कब की है? 1971 से पहले की बात है। मोर्चा खोल दिया तो आपस में ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई होने लग गई। इस लड़ाई के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पीटना और मारना शुरू किया। लाखों की संख्या में पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों ने मारा। अब आप पूछेंगे, इसको आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि धर्म एक ही था। धार्मिक रूप से लड़ाइयां क्षेत्रीय आधार पर हो रही थी, ऊंच नीच का भाव बढ़ा हुआ था। प्रभाव किस पर पड़ा? प्रभाव पड़ा भारत पर। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे बंगाली मुस्लिम, बांग्लादेश नहीं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान होता था, उसे छोड़ करके नजदीकी क्षेत्रों के अंदर एंट्री कर गए। कौन कौन से क्षेत्र में एंट्री कर गए? वेस्ट बंगाल में एंट्री कर गए, वेस्ट बंगाल के साथ साथ आसाम में एंट्री कर गए, मेघालय में एंट्री कर गए, यानी यहां से निकल के त्रिपुरा में एंट्री, भारत जो चारों तरफ से था वहां पर लोगों ने एंट्री कर ली। ठीक है, इनमें से सबसे समृद्ध राज्यों में से एक हुआ करता था आसाम। तो यहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट बंगाली मुस्लिम पहुंच गए। ये कब की बात है? 1971 की। बांग्लादेश 1971 में बना, क्योंकि पूर्वी बंगाल को पश्चिमी बंगाल से आजाद कराने में भारत ने सहयोग दिया। क्यों सहयोग दिया? क्योंकि अल्टीमेटली भारत नहीं चाहता था कि हमारे क्षेत्र में अस्थिरता हो, तो भारत ने यहां के लोगों को कहा कि आप अपना अलग देश बना लीजिए। यह बांग्लादेश बन गया, अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस स्वतंत्र राष्ट्र के बन जाने के बाद में अब हमारे भारत के इन हिस्सों में यह मांग होने लगी कि इन लोगों को वापस उनके मुल्क क्यों ना भेज दिया जाए, अर्थात इन्हें वापस बांग्लादेश क्यों ना भेज दिया जाए। इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजने के नाम पर यहां के क्षेत्रों में, यानी कि आसाम, पश्चिम बंगाल या मेघालय या त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में लंबे समय से डिमांड रही कि बंगाली मुस्लिमों का जब अपना देश खुद का बन चुका है तो उन्हें वापस जाना चाहिए, और चूंकि धर्म के आधार पर देश बना था तो धर्म के आधार पर ही अपने देश में चले जाइए। इस बात को लेकर डिमांड तो छिड़ी, लेकिन कभी ऐसा हो ना सका। इस स्थिति में 1971 में बना हुआ जो देश था बांग्लादेश, उसमें लोगों के ना लौटने पर ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने 1979 से 85 के बीच में आसाम में गजब आंदोलन चलाया था, जिसके चलते हुए एनआरसी आया था। साथियों, उसी के तहत सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को आसाम अकॉर्ड करना पड़ा कि आसाम केवल आसामियों के लिए है। आसामी लोग कौन हैं उनकी भी व्याख्या दी गई, और कहा कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें लौटना होगा। ठीक बात है। साथियों, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 1/3 आसाम की पॉपुलेशन कोट किया जाता है कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। उनमें से भी अधिकांश लोग बंगाली मुस्लिम हैं। यह कहा जाता है कि इन लोगों को यहां नहीं रहना चाहिए, इन्हें वापस अपनी जगह चले जाना चाहिए। यह तो हुई इस बात की ऐतिहासिकता। अब चलते हैं वर्तमान बात के ऊपर। वर्तमान बात यह है कि साथियों, जो जगह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र किनारे एक जिला है जिसका नाम है दरांग जिला। उस दरांग जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है शिपझर। शिपझर नामक जगह में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धौलपुर। उस धौलपुर नामक गांव के अंदर लगभग 10,000 बीघा
जमीन के ऊपर 1200 से लेके 1300 के बीच में सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके लोग लगभग 40 साल से रह रहे हैं। यानी कि जमीन सरकारी है, उस सरकारी जमीन पर कब्जा गैर इरादतन तरीके से, जैसे आप सरकारी जमीन पर कब्जा कहते हैं, एनक्रोचमेंट कहते हैं, अतिक्रमण कहते हैं, उस पर अतिक्रमण करके रह रहे थे लगभग 12,000 से 13,000 मुस्लिम परिवार। ये कौन से परिवार थे? बंगाली मुस्लिम परिवार थे। साथियों, इस लोकल क्षेत्र के अंदर यानी शिवझर के अंदर लंबे समय से ये मांग रही कि जो बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, बंगाली मुस्लिम यहां रह रहे हैं, उन्हें यहां से हटाया जाए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, विशेष रूप से उन लोगों को दी जा सकती है जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इस क्षेत्र को लेकर के लंबे समय से डिमांड चल रही थी। इस डिमांड को बहुत सारी सरकारों ने इग्नोर किया। बहुत सारी सरकारों ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। ऐसा करने का वादा रिसेंट डेज में जो वर्तमान में यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा, ये जून 2021 में इस क्षेत्र की यात्रा पर गए थे और इन्होंने यहां पर वादा किया था लोगों को कि आसाम की जगह को बचाया जाएगा, आसाम की कल्चर को बचाया जाएगा, एनक्रोचर्स से बचाया जाएगा, यानी जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन्हें यहां से हटाया जाएगा और जमीन को पूरी तरह मुक्त करवाया जाएगा। यानी लोगों की जो डिमांड थी यहां पे रहने वाले लोगों की कि इस जमीन पर जो जबरदस्ती कब्जा करके लोग बैठे हैं, इन्हें यहां से हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने जून 2021 में यहां पर यात्रा की थी और कहा था कि ठीक है, इन्हें हम यहां से हटा देंगे और यहां से हटा के इन्हें निर्वासित करके पुनर्वास की व्यवस्था कर देंगे, यानी कहीं इन्हें और जाकर के बसा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कहने का अर्थ है सरकार ने अपनी मंशा जून में क्लियर कर दी थी कि इन्हें यहां से हटना होगा। आगे की बात सुनिए। यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 7 जून को इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। बाकायदा हेमंत विश्व शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने कहा था कि ये गोरू खुटी नामक स्थान जो सिपझर के अंदर है, दरांग जिले के अंदर है, वहां पर गए थे और यहां पर प्रॉपर तरीके से उस पूरे क्षेत्र का नोटिस किया, देखा और ये देखा कि यहां पर इनलीगल सेटलर्स हैं, लोग रह रहे हैं जो कि शिव मंदिर के प्रेमाइसेस में रह रहे हैं। यहां पर एक टेंपल है, उसके प्रेमाइसेस में जबरदस्ती कब्जा करके लोग रह रहे हैं। जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप यहां पर क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए, तो ये कहते हैं कि हम उस क्षेत्र से चलकर यहां आए क्योंकि हमारी जमीन मिट्टी के इरोजन से, यानी कि जहां हम ओरिजिनली रहा करते थे, वहां नदी के बहाव के कारण हमारी जमीन का कटाव हो गया। अब हमारे पास नदी के कारण, इरोजन के कारण जमीन नहीं बची, इसलिए हम यहां रहने आ गए। मुख्यमंत्री ने इन सब से कहा कि आपको यह जगह छोड़नी होगी। यह मुख्यमंत्री के उस समय के दौरे की तस्वीर है जिसे आप यहां देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब घटना है सितंबर 24 की। जून की बात थी, जून के अंदर गए थे, तो जून के बाद में फिर जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, अब आप सितंबर में आ गए। 20 सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या हुआ? आसाम ने एविक्शन ड्राइव यानी खुला वापस से इस जगह को खाली कराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। दैट टर्न्ड वायलेंट अबाउट लैंड एंड लाइवलीहुड, नॉट रिलीजियस इंटॉलरेंस। अब इस बात को, यह बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि यहां पर जब इस जगह को खाली करवाने की बात आई तो यहां पर लड़ाई इसलिए नहीं हुई कि यहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, नहीं, यहां से लोगों ने जाने से इनकार किया। इनकार क्यों किया? उन्होंने कहा कि अब हम यहां इतने सालों से रह रहे हैं। उनमें से कई लोगों का कहना था कि हमने तो यहीं पर जमीन खरीद ली, कुछ ने कहा हमारे यहां घर बन गए, तो हम इस जगह को कैसे छोड़ दें, और फिर आप हमें जहां ले जाके बसाएंगे वहां पर हमारी आजीविका का क्या होगा? हमारे पास यहां तो इतनी जगह है, जहां आप हमें ले जाके बसाने वाले हैं वहां पर हमारे लिए कितनी जमीन होगी? इस बात को लेकर के यहां पर झड़प हो गई। उस झड़प में जब गोलीबारी हुई या फिर एक तरफ से, दोनों तरफ से पुलिस के द्वारा और इनको जो जबरदस्ती जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, इन्हों हटाने की बात हुई, तो उसके अंदर 2 लोग मारे गए और 20 लोग यहां घायल हो गए। उसी कार्यक्रम की आपने वीडियो फुटेज शुरुआत में देखी थी। उस वीडियो फुटेज में देखकर साफ पता चल रहा है कि कैसे वहां पर पुलिस उन लोगों को हटाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, लाठी लेकर के चल रही है, और जब किसी के द्वारा वहां पर मतलब पुलिस के ऊपर अटैक किया जा रहा है तो पुलिस प्रतिरक्षा में क्या कर रही है? पुलिस को भी आपने दौड़ता हुआ देखा है। इस पूरी घटना को अगर आप एक बार फिर से देखें, क्योंकि
भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए घटनाएं बहुत होती हैं। यहाँ पर पुलिस को आप लाठीचार्ज करते हुए देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पर जिसके प्रति लाठीचार्ज कर रही है उससे पहले की घटना आप देखें, यहाँ पर पुलिस खुद दौड़ती हुई दिख रही है, अपनी जान बचाते हुए भागती हुई दिख रही है। क्यों भागती हुई दिख रही है? क्योंकि पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ था। ठीक इसी समय पर आपको पुलिस को दौड़ाते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। वो जो पुलिस को दौड़ाते हुए व्यक्ति नजर आ रहा है उसे पुलिस ने पीटा। इवन उस व्यक्ति ने पुलिस के जो साथ गया हुआ पत्रकार था, जो कि इस बात की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको भी इस व्यक्ति ने लाठी से मारने का प्रयास किया। जब मारने वाले को, यानी जिसने अटैक किया है, उसको पुलिस ने मारा, ये न्यूज अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी है। यानी कि एक तो अतिक्रमण करें आप, अतिक्रमण करने के बाद में सरकार अपना काम करने आए तो आप सरकार को काम मत करने दीजिए। सरकार को दौड़ा दौड़ा करके मारिए, दौड़ा करके, यानी कि पुलिस को दौड़ा करके लाठी से पीटने जाइए, लाठी से पीटने जाइए। और पुलिस जब अपनी प्रतिरक्षा के अंदर हथियार चलाए तो आप उसकी वजह से इंडिया को बायकॉट कर दीजिए। क्या डेमोक्रेसी है? यही क्या डेमोक्रेसी है? मतलब इसी वजह से इंडिया को पूछा जा रहा है? तो कहने का कुल अर्थ यह है कि भारत की जिस इमेज को निकाल करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें पत्रकार के द्वारा दिखाई गई घटना प्रमुख है कि पत्रकार उसके ऊपर कूद पड़ा। अरे भाई, पत्रकार कूद पड़ा तो वो पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू जांच बिठा दी गई। वो व्यक्ति नेचुरल स्पॉन्टेनियस एक घटना किया, जब वो दौड़ते हुए खुद डरता हुआ भाग रहा है, वो जाकर के रिएक्शन में वापस उस व्यक्ति के ऊपर कूद रहा है। पुलिस के खिलाफ जांच बिठाई गई है, पूरी जुडिशियल इंक्वायरी बैठ चुकी है, 40 साल का अतिक्रमण है। मुख्यमंत्री 3 महीने से कह रहे हैं कि हम इस जगह को खाली करवाएंगे और आज इंडिया के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं। यह घटना है साथियों। इस घटना का विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनके यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के आंकड़े बहुत नीचे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को देश के अंदर सामंजस्य, देश के अंदर धार्मिक सहिष्णुता, इनको बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की घटनाओं का उपयोग किया जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने इसलिए प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि भारत के अंदर, देखिए आपको लगता होगा, लेकिन अगर आप भी किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे तो पुलिस आपको हटाने भी आएगी। आप किसी भी धर्म से, मजहब से, कहीं से भी हो, ऐसे तो पूरे जगह अनार्की पनप जाएगी ना, अराजकता हो जाएगी। आप सरकार की किसी जगह पर कब्जा करके बैठ जाए, सरकार ना हटाने आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके शहर के अंदर भी अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस दस्ता आता है। आप सड़क पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, पुलिस आती है हटाने के लिए। भाई, आप गलत जगह पर घर बना के बैठ जाएंगे तो पुलिस हटाने आएगी। ऐसे थोड़ी कि आप सड़क पर घर बना के रहने लग जाएंगे। तो इसका मतलब साफ ये है कि इस घटना को किसी भी प्रकार का धार्मिक रंग देने का प्रयास ना किया जाए, और जिनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है वो देश के अंदर धार्मिक सहिष्णुता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दुनिया के अंदर चल रहे इस ट्रेंड में, जिसमें इंडियन प्रोडक्ट्स को विरोध किया जा रहा है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए, ऐसा बाहर होने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। और आपको पता है कि ऐसा करने में सबसे बड़ी मंशा किसकी हो सकती है, तो बताने का नाम जरूरत भी नहीं है। जिस घटना को बार बार कोट किया जा रहा है, इसमें यहां पर जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है वो व्यक्ति यहां पर है साथियों, इनका नाम है शोभ मुजर्वी। इन्होंने, ये एक्स मिनिस्टर हैं, एमपी और एक्स मिनिस्टर हाउसिंग नेशनल असेंबली के रह चुके हैं। इन्होंने बायकॉट करने की बात करी, लेकिन भारत ने कतर के अंदर रहते हुए साफ रूप से भारत की एम्बेसी ने क्लियर किया और कहा कि देयर इज ए मालिशियस अटेम्प्ट ऑन सोशल मीडिया टू स्प्रेड हेट्रेड एंड डिसहार्मनी थ्रू फास्ट प्रोपेगेंडा अबाउट इंडिया। भारत के खिलाफ जबरदस्ती का झूठा प्रोपेगेंडा बना के इस प्रकार की बात कही जा रही है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने, मतलब उनका प्रोपेगेंडा का उपयोग करें और किसी भी प्रकार की गलत बात ना करें। भारत ने स्पष्ट रूप से अपने द्वारा सरकारी सहयोग, सरकारी माध्यम से इस बात को ट्वीट के माध्यम से